हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष सिंघल और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रक्षा मंत्रालय में आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स कैडर के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, मैंने इस पोस्ट पर खुद 3 साल के लिए काम किया है, जिसमें मेरा सिलेक्शन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2015 के थ्रू इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 945 प्राप्त हुई थी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स कैडर अलॉट हुआ था। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि रक्षा मंत्रालय में अधिकारी या ऑफिसर और एम्प्लॉय की पोस्ट पर सेलेक्ट होने के लिए आपको किन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना होगा। इसके साथ ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सैलरी क्या होती है, प्रमोशन ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इस पोस्ट में, इस जॉब में ग्रोथ के कितने चांसेस होते हैं। इसके अलावा इस पोस्ट के अदर बेनिफिट्स क्या हैं, आपको क्यों ये पोस्ट चूज़ करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा वर्कलोड कितना होता है इस जॉब के अंदर, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, आपको किस तरह का काम करना पड़ेगा और मेरा इस डिपार्टमेंट में काम करने का अनुभव 3 साल का कैसा रहा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा प्रयास है कि आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया जाए कि रक्षा मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री में अधिकारी, ऑफिसर या स्टाफ के तौर पर चयनित होने के लिए आपको किन किन एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, यानी कि आपके पास कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनको क्रैक करने के बाद आप रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में ऑफिसर या अन्य स्टाफ के तौर पर सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिविलियन स्टाफ के तौर पर सेलेक्ट होने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। सबसे पहला है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो आईएएस आईपीएस के लिए होता है। उसी के अंदर एक पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर इन एएफएचक्यू, सेक्शन ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के अंदर। इसकी ग्रेड पे होती है 4800 और ये ग्रुप बी की गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि इस कैडर की सबसे बड़ी डायरेक्ट एंट्री है। इसके ऊपर कोई एंट्री ऐसी नहीं है जो कि डायरेक्ट हो। तो इसके ऊपर अगर आप ग्रुप ए ऑफिसर बनते हैं तो प्रमोशन के बाद ही बनेंगे। दूसरा तरीका है एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। इसके अंदर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं इसको क्रैक करने के बाद में। आज का वीडियो इसी पोस्ट के ऊपर होने वाला है। तीसरा तरीका है एसएससी का सीएचएसएल एग्ज़ाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, जिसको क्रैक करने के बाद में आपको एलडीसी या जिसको मिनिस्ट्री के अंदर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए बोलते हैं, वो पोस्ट मिलती है। और चौथा तरीका है एसएससी का मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम, जिसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर आप सेलेक्ट होते हैं। तो रक्षा मंत्रालय में चयनित होने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं: यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्ज़ाम, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल एग्ज़ाम और एसएससी का मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के बारे में। ये पोस्ट ग्रुप बी के अंदर पे लेवल 7 की पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे 4600 होता है। पे लेवल 7 के अंदर आती है और ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। नॉन गेजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है आपके कहीं भी किसी भी नोटिंग पे या किसी भी फाइल पे आप लोगों के साइन नहीं होते हैं। साइनिंग अथॉरिटी आपसे जस्ट ऊपर जो ऑफिसर है, आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जिसको सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, वो होता है। तो ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, सिविलियन की पोस्ट है रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। बात करें सैलरी की कि इस जॉब में सैलरी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इसका जो इनिशियल बेसिक पे होता है वो 44,900 का होता है। ये बेसिक है। इसके अलावा आपको 27% ऑफ एचआरए मिलता है, जो कि दिल्ली आपकी पोस्टिंग होगी तो 27% ऑफ एचआरए मिलता है एक्स सिटीज़ के अंदर। दिल्ली एक्स क्लास सिटी के अंदर आता है। इसके अलावा डीए मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलते हैं। ये सब मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी कुछ 80 to 85,000 के आसपास, जो कि आज के रेट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आज के हिसाब से 80 से 85 हज़ार रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, जिसमें से आपके कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि एनपीएस कटता है आपका। इसके अलावा इनकम टैक्स कटता है, सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आपका कुछ पैसा कटता है। और ये सब डिडक्शंस होने के बाद में आपको इन हैंड सैलरी, जो कि जिसको कि नेट सैलरी बोला जाता है,
वो 70 से 75 हज़ार रुपये के बीच में आपको इन हैंड मिलते हैं। तो सैलरी वाइज काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ में मेनली मैं बोलूँ एक कैंटीन कार्ड दिया जाता है इसमें। कैंटीन कार्ड क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपने एम्प्लॉयज़ को सुविधा देती है कि वो कैंटीन से कुछ सामान परचेज़ कर सके जिन पे की ड्यूटी नहीं लगती है। तो वो प्रोडक्ट्स मार्केट से सस्ते रेट्स में मिलते हैं। तो इस कार्ड के द्वारा आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कैंटीन से ग्रोसरी परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ध्यान रहे कि लिक्कर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि आप कैंटीन से, आप एक सिविलियन अधिकारी हैं तो कैंटीन से आपको लिक्कर या शराब नहीं मिलेगी। आप केवल ग्रोसरी या दूसरे आइटम्स, व्हीकल वगैरह परचेज़ करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं। अन्य फैसिलिटीज़ में एक CGHS स्कीम है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके अंदर आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। इसमें आप किसी भी एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जा कर के अपना इलाज करवा सकते हैं और इस इलाज का खर्चा गवर्नमेंट पे करती है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन दिया जाता है। अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको घर भी प्रोवाइड करती है, लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा वेटिंग है घर मिलने के लिए, तो आपको 1-2 साल का वेट करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक LTC फैसिलिटी दी जाती है, लीव एंड ट्रैवल कंसेशन फैसिलिटी, जिसमें आपको घूमने के लिए यात्रा किराया भत्ता पे किया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये हमने बात की सैलरी और दूसरी फैसिलिटीज़ के बारे में जो इस जॉब में मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स की। तो इस जॉब में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पर सेलेक्ट होने के बाद आपकी जो पोस्टिंग होगी वो 99% केसेस में दिल्ली में ही होगी, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के सारे ऑफिसेज मोस्टली दिल्ली में ही सिचुएटेड हैं। तो आपको दिल्ली में ही काम करना होगा। इसके अलावा कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं जो कि अक्रॉस इंडिया हैं, जैसे कि सिकंदराबाद में एक ऑफिस है, पूना के अंदर एक कॉलेज है आर्मी का, उसके अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन वो रिक्वेस्ट पोस्टिंग होती है। रिक्वेस्ट पोस्टिंग होती है मतलब कि अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को दिल्ली से बाहर पोस्टिंग दी जाए इन एस्टेब्लिशमेंट्स में, तो ही आपको उन जगह पे भेजा जाता है। वो भी आपको 5 साल के लिए पोस्टिंग दी जाती है। 5 साल के बाद से आपको वापस आके हेडक्वार्टर में दिल्ली में ज्वाइन करना होता है। तो अगर आप रक्षा मंत्रालय में ये वाली पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो आप अश्योर हो सकते हैं कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहने वाली है। अब ट्रांसफ़र्स की बात करें तो ट्रांसफ़र्स भी आपके दिल्ली से दिल्ली में ही होंगे, क्योंकि सारे ऑफिसेस दिल्ली में हैं। तो एक ऑफिस से निकाल के आपको, एक ऑफिस में जब आपका टेन्योर पूरा होता है तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेजा जाएगा, लेकिन आपका शहर चेंज नहीं होगा। मतलब कि दिल्ली के दिल्ली आपकी पोस्टिंग हमेशा रहने वाली है। तो वो लोग जो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं उनके लिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है। वो लोग जो दिल्ली में सर्व करना चाहते हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है। दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए या दिल्ली के प्रॉपर जो लोग हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी दिल्ली में होने वाली है, ट्रांसफ़र्स भी आपके दिल्ली में ही होंगे। मतलब आपकी जो पूरी सर्विस है आप लोग एक ही शहर में दिल्ली में काम करते हुए बिता सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी। पोस्टिंग आपकी हो सकती है इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है जिसको सेना भवन बोलते हैं, वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वायु भवन, वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इंडियन नेवल हेडक्वार्टर नौसेना भवन में पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा DGQA डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस या NCC या फिर सिक्योरिटी ऑफिस जैसे एस्टेब्लिशमेंट्स में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और दूसरे छोटे ऑफिसेज जो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो या तो आपकी पोस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर्स में होगी या फिर दूसरे अन्य ऑफिसेज जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन ये सारे ऑफिसेज दिल्ली में हैं तो आपकी पोस्टिंग मान के चलिए कि दिल्ली की दिल्ली में होने वाली है। अब अगर वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड आपका ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करेगा और सीट टू सीट वेरी कर सकता है। जैसे कि हो सकता है कि आपके ही ऑफिस में आपकी बगल वाली सीट पे जो बंदा बैठता है उसके पास बहुत कम काम हो और आपको लगे कि आपकी सीट पे ज़्यादा काम है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरल रूप में हम देखें तो बहुत ज़्यादा काम किसी ऑफिस में नहीं है AFHQ के अंदर।
वर्क लाइफ बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिस की टाइमिंग्स 9 से 5:30 की स्ट्रिक्ट हैं। 5:30 बजे ऑफिस बंद होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा बहुत कम होगा कि आपको 5:30 या 6 बजे के बाद ऑफिस में रुकने के लिए कहा जाए, और वो बहुत कम केसेस में होगा। तो आप 6 बजे तक का अपना टाइम मान सकते हैं। 5:30 से 6 बजे तक आप ऑफिस छोड़ देते हैं। 9 से 5:30 की जॉब है। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें आपको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। और अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है यूपीएससी या अदर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की, तो इस जॉब में रहते हुए आपके लिए वो भी पॉसिबल है। आपको समय मिल सकता है, 2-3 घंटे आप निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और जितने ऑफिस में काम किया है, कहीं भी दिन में 4-5 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं था। तो अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप चाहते हैं, पढ़ते हैं, तो 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की, कि काम कैसा रहता है। काम के बारे में बात करें तो इसको एक तरीके से डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिनिस्ट्री में हज़ारों सेक्शंस हैं और उन हज़ारों सेक्शंस में हज़ारों तरह का अलग अलग तरह का काम होता है। तो हर बंदे का काम एक दूसरे से अलग है, लेकिन उन काम को पूरा करने का तरीका सब सेक्शंस में एक जैसा है। जैसे कि आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम करना है, आपको नोट बनाना आना चाहिए, लेटर बनाना आना चाहिए, और फाइल की नोटिंग किस तरह से मूव होती है ये आना चाहिए। सारा काम इसी तरह से होता है, लेकिन जो हर सेक्शन है, हर सेक्शन का काम अलग अलग होता है। जैसे कि मैं इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में, उसमें भी क्यूएमजी ब्रांच के अंदर, मेरी डायरेक्टरेट का नाम था लैंड डायरेक्टरेट, यानी कि क्यूएमजी ब्रांच के अंदर वो डायरेक्टरेट जो लैंड ज़मीनों से जुड़े मामले देखती थी। अब उनमें भी जैसे किसी बंदे के पास एक्विजिशन का काम है, किसी बंदे के पास ग्रीवेंसेस का काम है। जैसे कि मेरे ही सेक्शन में 3-4-5 लोग थे, हम लोग एएसओज। एक बंदे के पास एक्विजिशन का काम था कि वो लैंड अक्वायर जब होनी होती है तो उसका प्रोसेस जो है वो पूरा करेगा। मेरे पास ग्रीवेंसेस आते थे लोगों के ज़मीनों से जुड़े वो मामले जिनमें आर्मी किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होती थी, और उनकी जो ग्रीवेंसेस होती थी वो मेरे पास आती थी, तो मुझे उनको डील करना होता था। तो इस तरह एक अलग कोई दूसरा ब्रांच है और उसकी दूसरी डायरेक्टरेट है, उसका काम अलग होगा। तो हर सेक्शन का काम अलग अलग है, लेकिन उस काम को करने का तरीका जो है वो एक जैसा है, नोट, लेटर, नोटिंग। तो जनरलाइज्ड वे में बात करूं तो आपको आपकी अपनी सीट के ऊपर कुछ फाइलें दी जाएंगी, आपके अंडर कुछ केसेस होंगे, और उन केसेस को आपको डील करते रहना है। उनमें जो अपडेट होगी उन पे काम करते रहना है। एज अ सिविलियन ऑफिसर वी प्रोवाइड असिस्टेंस टू द आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। और बाकी जो ऑफिसर जो काम बोले, आपको टाइपिंग भी करनी हो सकती है, या आप अपने सबऑर्डिनेट को बोल सकते हैं कि आप ये टाइप कर दो। तो ये सब आपकी ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व है। और बाकी 9 से 5:30 का इसका टाइमिंग होता है। 9 में आप 9:30 तक आ सकते हैं। किसी किसी ऑफिस में थोड़ा लेट चल सकता है, और सभी ऑफिस जनरली 5:30 तक बंद हो जाते हैं। तो 9 से 5:30 का टाइमिंग है। दूसरी मिनिस्ट्रीज़ की तरह, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या अदर मिनिस्ट्रीज जो हैं जिनमें लेट तक काम होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री में ज़्यादा लेट तक नहीं रुकना होता है। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि टाइमिंग बहुत अच्छी है। 9 से 5:30 का स्ट्रिक्ट टाइमिंग है, आपको रुकने के लिए कोई नहीं बोलेगा, ना इतना काम होता है कि आपको रोकने के लिए बोला जाए। अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, एएसओज जो रिक्रूट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग कौन कराता है? ट्रेनिंग के लिए डिफेंस हेडक्वार्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, DHTI नाम का एक इंस्टीट्यूट है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के सिविलियन ऑफिसर्स और स्टाफ की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है। एएसओज की ट्रेनिंग कैसे होती है? एएसओज जब रिक्रूट होते हैं तो CSS कैडर की तरह सीधे उनकी पहले ट्रेनिंग नहीं होती है। जनरली पहले उनको अपने अपने ऑफिसेस अलॉट किए जाते हैं जहां वो काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद जब उनका कुछ टाइम हो जाता है तो साल के बीच में DHTI, डिफेंस हेडक्वार्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उनको बुलावा आता है, उनके नाम लेटर भेजा जाता है कि आपकी ट्रेनिंग इस टाइम पे होने वाली है और आपको DHTI में अभी ज्वाइन करना है ट्रेनिंग के लिए। तो 20-25 लोगों का बैच बनाते हैं और उनकी ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं। तो जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो 2 से ढाई महीने
के बीच ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है। 2 से ढाई महीने ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिया जाता है। वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होता है, उसको पास करना होता है। इसके बाद में एक टूर होता है, ऑल इंडिया टूर, जिसमें इंडिया के कुछ पार्ट्स में आपको घुमाया जाता है। जैसे कि हमको अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट घुमाया गया था, वहाँ पे ले जाए जाते हैं। और वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस के या आर्मी वगैरह के जो एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं वो विज़िट करवाए जाते हैं। जैसे कि हमें अरुणाचल प्रदेश में एक सीगर मिलिट्री स्टेशन नाम की एक जगह है, जहाँ पे आर्टिलरी की यूनिट है, हमको वो विज़िट करवाई गई थी। तो ये दिखाने के लिए कि ग्राउंड पे आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं। 2 से ढाई महीने की आपकी ट्रेनिंग प्लस आपका टूर प्लस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास होने के बाद में आपका प्रोबेशन रिमूव होता है विद सम कंडीशंस दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर 2 years इन द डिपार्टमेंट। ट्रेनिंग कंप्लीट हुई आपकी, टूर हुआ, आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपने पास किया, प्लस अगर आपको डिपार्टमेंट में 2 साल हो चुके हैं तो एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठती है और वो आपका प्रमोशन रिमूव करती, बस माफ़ कीजिए, प्रोबेशन रिमूव करती है। प्रोबेशन रिमूवल क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि जब हम गवर्नमेंट्स, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, में ज्वाइन करते हैं तो हम परिवीक्षा काल की अवधि पे होते हैं, यानी कि प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं। ये जनरली 2 साल का होता है और इसमें अगर हमारा कंडक्ट हर तरह से सही होता है तो 2 साल के बाद एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठती है और वो प्रोबेशन रिमूव करती है, यानी कि आप सरकार के परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं पर प्रोबेशन रिमूव होने के बाद में। ये हमने बात की ट्रेनिंग की। अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस इस डिपार्टमेंट में काम करने का कैसा रहा। दोस्तों, मैंने AFHQ को ज्वाइन किया था 2017 में, जिसमें मेरा सिलेक्शन CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2015 के थ्रू हुआ था। इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 945 मुझे मिली थी और मैंने AFHQ ऑप्ट किया क्योंकि मुझे घर के पास पोस्टिंग चाहिए थी। और मेरे हिसाब से जितना मैंने सर्च और जितना मैंने रिसर्च किया था, मुझे AFHQ डिपार्टमेंट अच्छा लगा था, तो मैंने इसको ऑप्ट किया और 945 रैंक के साथ मुझे ये मिला। और CGL 2015 की ज्वाइनिंग मेरी फरवरी 2017 में आई। तो फरवरी 2017 में मैंने AFHQ ज्वाइन किया और मुझे इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर सेना भवन के अंदर KMG ब्रांच में पोस्टिंग मिली। दोस्तों, जब मैंने सेना भवन को ज्वाइन किया तो मैं इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के एक ऑफिसर थे हमारे डायरेक्टर साहब, उनके अंडर काम करता था। तो आर्मी के ऑफिसर्स और उसके अलावा उनके जो सुपीरियर थे, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। तो आर्मी ऑफिसर्स के साथ आप उनका डिसिप्लिन प्लस उनका जो काम को लेके स्पष्टता है, जो उनको डेडिकेशन उनका होता है काम के लिए, वो मेरे को देखने को मिला और उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इसके अलावा वो ऐसी जगह है जहाँ पे साउथ ब्लॉक बिल्कुल पास में है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बिल्कुल पास में है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहाँ सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो जगह बिल्कुल पास में है। तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप फील करते हैं कि यार पावर यही है। ऑल्दो इस पोस्ट में पावर जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होता है। मिनिस्टर्स को आते जाते हुए देखते हो, आप बड़े बड़े ऑफिसर्स को आते जाते हुए देखते हो, पॉलिसी मेकिंग वहाँ पे होती है, राष्ट्रपति भवन, PMO जैसे ऑफिसर्स बिल्कुल पास में हैं, बहुत सारे लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छा इनका प्रभाव था मेरे मन पर। मुझे इन चीज़ों ने काफ़ी अट्रैक्ट किया। संसद भवन ले जाया जाता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान में, संसद विज़िट करवाई जाती है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे दोस्त मिले डिपार्टमेंट में और काफ़ी अच्छे से मैंने डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर किया। मिनिस्ट्री का वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ प्रॉपर वे में बिल्कुल सेटल्ड वे से होती है। तो आई वॉज लकी दैट आई गॉट माई फर्स्ट पोस्टिंग इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने AFHQ आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज़
इससे हल हुई होंगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे मैं कुछ पॉइंट्स पे मैं बात ना कर पाया हूँ, उनको आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे उसमें उन चीज़ों को कवर कर लेंगे। बाकी ओवरव्यू के तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग दिल्ली लाइफ टाइम के लिए दिल्ली रहना चाहते हैं, एक शांति वाली, शांति प्रिय, ज़्यादा मचमच ना होने वाली जॉब चाहते हैं, करप्शन फ्री जॉब चाहते हैं, बिल्कुल, और इसके साथ ही ये चाहते हैं कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाए या अपनी हॉबी परस्यू करने के लिए टाइम मिल जाए, या आपके पास आपके वीकेंड्स बिल्कुल आपके पास रहें, वीकेंड्स पे आपको काम ना करना पड़े, इस तरह की एक शांति प्रिय जॉब चाहते हैं, तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी पोस्ट है मेरे हिसाब से। मैंने यहाँ 3.5 साल काम किया है, फरवरी 2017 से लेकर के अक्टूबर 2020 में मैंने इसको छोड़ा था। तो मैंने तो होम स्टेट इनकम टैक्स के लिए इसको छोड़ा है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और आपको डिफेंस मिनिस्ट्री में सिलेक्शन को लेकर उत्सुकता थी, तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके प्रश्नों का हल करने में हेल्प की होगी। इसके अलावा कुछ और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस।